अस्सलाम वालेकुम। अब हम काई स्क्वायर देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इसको भी बड़ी अहमियत हासिल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काई स्क्वायर का सिंबल क्या होता है। इसे ऐसे शो करते हैं। इसका क्वेश्चन आमतौर पे बॉक्सेस में होता है। पेपर में आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन काई स्क्वायर का है? ये तकरीबन आखिरी क्वेश्चन से पहले आता है या उससे भी पहले आता है। ये इसकी लोकेशन होती है। अगर ऐसा ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, मगर इसके बॉक्सेस छोटे होते हैं और समटाइम्स साथ में मेंशन होता है अंडर दी काई डिस्ट्रीब्यूशन या काइज। ठीक है, तो पता चल जाता है काई स्क्वायर का क्वेश्चन है। अगर फिर भी ना पता चले तो इसके बॉक्सेस आपको पता चल जाएंगे। छोटे बॉक्सेस होते हैं, मुरब्बा शक्ल में होते हैं ज़्यादातर, और इक्वल होते हैं। ये नहीं है कि कोई कॉलम लंबा है कोई छोटा है। और जिसके बॉक्सेस ज़्यादा होते हैं वो अनोवा का क्वेश्चन होता है आमतौर पर, और वो लास्ट पे आता है ज़्यादातर। अनोवा का क्वेश्चन लास्ट पे होता है ज़्यादातर। एक और क्वेश्चन होता है जिसे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहते हैं, वो भी बॉक्सेस में होगा, लेकिन उसके साथ क्लियरली मेंशन होता है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अगर इंडिपेंडेंट ना मेंशन हो, टी टेस्ट कह के डिब्बे दे दिए जाएँ, आपको बॉक्सेस दे दिए जाएँ, वैल्यूज़ दे दी जाएँ, तो अंडरस्टूड है कि वो इंडिपेंडेंट का है। क्योंकि टी टेस्ट मैंने अभी आपको करवाया, तो टी टेस्ट में तो कोई बॉक्सेस नहीं है। और अगर टी टेस्ट कह के बॉक्सेस में दे दे तो वो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होगा, वो भी हम सीखेंगे। अब काई स्क्वायर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए काई स्क्वायर का आपको। इसमें भी स्टेप वही होंगे जैसे पहले हम करते रहे हैं। इसका फार्मूला क्या है, ये सीखने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले कुछ चीज़ें बता दी जाएँ और बाद में फिर करवाई जाए। समीशन ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर ओवर ई आई। अब ये समीशन बड़ा इसलिए है क्योंकि ये पूरे बटे को बाद में समीशन करना है। अब इसमें ओ आई स्टैंड्स फॉर, आई वैल्यूज़ को कहेंगे, ओ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। जो हमें सवाल में या पेपर में वैल्यूज़ दी जाएंगी उनको ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ कहते हैं। और इसी तरह से ई आई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, जो हमने खुद बनानी है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ को हमने एक प्रोसेस से गुजार के एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ बनानी है। ठीक हो गया। इसकी जगह एक फार्मूला और यूज़ होता है जिसे ओ आई की जगह एफ ओ कह दिया जाता है। एफ ओ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, ठीक है, और फिर एफ ई कह दिया जाता है। ऐसे होता है वो, और नीचे फिर एफ ई होता है। ठीक है, इसका फिर समीशन होगा। तो जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं फार्मूला को। इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा इसमें होती है k-1 इंटू r-1। अब k कॉलम को शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, और r शो करता है नंबर ऑफ रोज़ को। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोज़ किस तरफ होती हैं और कॉलम किस तरफ को होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को कॉलम और रो का नहीं पता होता कि किधर को होती हैं। ये एक डाटा है, अब इसमें मुझे बताएं कि रोज़ किस तरफ को हैं और कॉलम किस तरफ को। हीरा, इसकी रोज़ कितनी है? इसकी 4 रोज़ हैं। ऐसे रोज़ होती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कॉलम होते हैं। कॉलम इसके कितने हैं? 2 कॉलम है इसके। ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। काई स्क्वायर इज़ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पता है टी टेस्ट और जी टेस्ट, ये कौन से टेस्ट होते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं ये। ठीक है, और काई स्क्वायर और अनोवा ये नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। गॉट इट। इसके अलावा आम तौर पे इसका जो n होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40 होता है। इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। आम तौर पे ये 20 से 40 के दरमियान में फॉल कर रहा होता है। अब जो बॉक्सेस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको गिन लिया जाएगा या फिर आर के, n इज इक्वल टू आर के कर दिया जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो n आ जाता है। ठीक हो गया। ये सारी वैल्यूज़ को गिन लें तो n होता है, और उसका n 20 से 40 तक होता है। ये आपको हिंट मिल रहे हैं कि काई स्क्वायर का क्वेश्चन इतने साइज़ का हो सकता है।
इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच सेल इज़ ग्रेटर देन 5, ये ऐसा किए बिना भी हो सकता है। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे हम अपनी मर्ज़ी से डाटा लेंगे, यानी हर कॉलम में हर रो में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 होगी या 5 से ज़्यादा होगी। ये भी काई स्क्वायर की एक निशानी होगी आपको। जो भी काई स्क्वायर का क्वेश्चन होगा उसके जो बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो कम से कम 5 होगी या 5 से ज़्यादा होगी, 5 से कम नहीं होगी। हालांकि हम 5 से कम भी ले सकते हैं, शायद मैं भी अभी डाटा लूँ तो 5 से कम ले लूँ सिर्फ सिखाने की गर्ज से, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये है जो मैंने अभी बताई, इसको आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच सेल इज़ ग्रेटर देन 5। इसके बाद आपको एक और इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इट इज़ डिस्क्रीट एंड कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है। जैसे ये आपको पता चला कि टी और जी पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, ऐसे ही काई स्क्वायर और एफ ये डिस्क्रीट होते हैं, इसमें पॉइंट में वैल्यू नहीं आती, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती इसमें, ठीक है। और डिस्क्रीट का मतलब यही हुआ ना। और इसमें क्या होता है, इसमें डाटा कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, बॉक्सेस में होता है, कैटेगरी दी होती है मेल फीमेल की या ए बी सी किसी भी कैटेगरी में दिया जा सकता है। अब हम बाकायदा एक क्वेश्चन का आगाज़ करेंगे, उससे पहले हम इसके हाइपोथेसिस पे बात करते हैं कि इसके हाइपोथेसिस क्या बनेंगे, H0 क्या बनेगा और H1 क्या बनेगा। इसके हाइपोथेसिस में हमेशा H0 आप बनाएंगे एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक को आप इंडिपेंडेंट करार दे देंगे और दूसरे को आप हमेशा डिपेंडेंट करार दे देंगे। गॉट इट। इसके हाइपोथेसिस में हम हमेशा इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट कर देंगे और एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट कर देंगे। मैं अभी इस क्वेश्चन के रेलिवेंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बता रहा हूँ। अब आपको पता होना चाहिए इसका अल्फ़ा लेवल कितना होता है, 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। इसके तमाम स्टेप पहले की जैसे होंगे, जैसे पहले होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे, उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको नहीं लिखवाता, ठीक है, उसकी भी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट होगी, उसमें भी बताया गया होगा, कुछ सिनेरियो दिया गया होगा। हमें मतलब है उसके बॉक्सेस से, डाटा से मतलब होगा, अल्फ़ा कितना आया उससे मतलब होगा। गॉट इट। बाकी सारा जो चीज़ें हैं हमने अपने डाटा से निकाल लेंगे। अब सबसे पहले मैं डाटा दे देता हूँ, स्टेटमेंट मैं नहीं देता, अल्फ़ा लेवल दे देता हूँ। पेपर में आपको स्टेटमेंट भी दी गई होगी, डाटा भी दिया गया होगा। सना लंबी स्टेटमेंट से घबरा जाती हैं तो हम स्टेटमेंट का तस्करा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक डाटा है, यहाँ ए बी सी या 1 2 3 भी लिखा हो सकता है, ऐसे बॉक्सेस में डाटा होता है। 2 1 5 1 3 5, इसी तरह से 3 2 5 और 1 7 5, फिर है 60 और 90। ऐसे डाटा दे दिया जाता है, ठीक है। और अगर ऐसे डाटा दे दिया जाए और टोटल ना दिया जाए, इधर भी टोटल होगा इधर भी, तो हम खुद टोटल करेंगे। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम टोटल करेंगे। आमतौर पे टोटल करके दे दिया जाता है, ठीक है। ना किया हो तो हमने खुद करना है। ऐसे डाटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 भी लिखा हो सकता है, तो उसे आपने कॉलम में या रो में शुमार नहीं करना कि आप कहेंगे एक रो ये होगी 1 2 3 की, वो वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है, वो वैसे हेडिंग दे दिया गया, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 की बजाय ए बी सी लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। अब इसके टोटल दे दिए गए हैं हमें क्वेश्चन में, अगर ना दिए गए हों तो हमने खुद कर लेने हैं। कैसे करने हैं टोटल? इसका टोटल कितना आएगा? इस कॉलम का टोटल आ जाएगा 350, इस कॉलम का टोटल आ जाएगा 500। करके देखें तो सही आ रही हैं। इसके बाद 150 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे होगा, यहाँ पे 600 टोटल आ जाएगा और यहाँ पे 400 टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे जो टोटल आएगा उसे हम ग्रैंड टोटल कहेंगे। इसको टोटल कर लें चाहे इसको कर लें, ग्रैंड टोटल सेम आएगा जो कि 1000 है। ये जो 600 है ये इसको रो टोटल कहेंगे, ठीक है। और ये जो है ये कॉलम टोटल है, यानी कॉलम टोटल इधर आ जाएगा और रो टोटल इधर आ जाएगा। पहली रो का टोटल ये है, दूसरी रो का ये है। इसको रो में शुमार नहीं करेंगे, ये तो हमारे टोटल है।
ये मैंने डबल लाइन लगा दी ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो कि ये वैल्यूज़ हैं और बाकी हमने टोटल निकालने हैं। अच्छा, टोटल अगर नहीं दिए गए तो आपने खुद निकालने। आमतौर पे ऐसे डाटा आ जाता है जैसे बोर्ड पे अभी लिखा गया। ये डाटा आप नोट कर लें, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने आपको डाटा लिखवा दिया, अब मैं क्वेश्चन आपको लिखवाऊँगा, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं लिखवाता, क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेट दी नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना लें। आपको पता है कि इसका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव क्या बनेगा, नल हाइपोथेसिस बनेगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा। मैंने कहा था कि काई स्क्वायर में हमेशा हम क्या बनाएंगे, एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। पहले इंडिपेंडेंट करार दे देंगे और फिर डिपेंडेंट करार दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट, ठीक है। आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं समझाने के लिए शॉर्ट भी कर सकता हूँ, आपने पूरी सही तरह से स्टेटमेंट लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेस्ट क्राइटेरिया होता है। उसमें आप लिखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रॉपर, जैसे मैंने सिखाया है सारा लिखेंगे। टेस्ट क्राइटेरिया, फिर ABCD स्टेप करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 5% अल्फ़ा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा स्टेप होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक होगी। आपको पता है टेस्ट स्टैटिस्टिक में इसमें क्या है, काई स्क्वायर का फार्मूला होगा। क्या फार्मूला है, समीशन OI माइनस EI स्क्वायर ओवर EI, ठीक है। ये टेस्ट क्राइटेरिया दे दिया गया। अब इसमें 1 टेल 2 टेल नहीं होता क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसमें सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू OI माइनस EI स्क्वायर ओवर EI होल समीशन, ठीक है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू से एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जनरेट करेंगे। हमारे पास डाटा मौजूद है, मैंने आपको लिखवा दिया है। हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का बना लेंगे और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का बना लेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू से निकालेंगे, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो आगे फार्मूला पूरा करेंगे। फार्मूला ये है, ऊपर पड़ा हुआ है, इसको दोबारा भी लिख लेते हैं। यानी OI माइनस EI स्क्वायर करके, चाहे तो इसी कॉलम में डिवाइड कर दें, मैं तो इसी कॉलम में डिवाइड करने का कायल हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस कैसे होगा, अब सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ को उठाएंगे। आपको पता है आपके बॉक्सेस में रो वाइज वैल्यू कैसे हैं। पहली रो की वैल्यूज़ क्या हैं, 215, फिर है 325, फिर है 60, ऐसे ही है ना। आप पहली रो को ऐसे लिख लेंगे। आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अपना एक रूल बना लें कि मैं हमेशा वैल्यूज़ को रो वाइज लिखूँगी। पहली रो जो हमने डाटा दिया था इधर, उसमें पहले है 215, ऐसे ही है। फिर कितना है, 325 है। हम रो वाइज वैल्यूज़ उठा रहे हैं। फिर कितना है, 60। फिर दूसरी रो पे आ जाएं, टोटल नहीं उठाने, 135 है। फिर कितना है, 175 है और 90 है, ऐसे ही है। अब आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। ये क्या होगा, ये होगा RT मल्टीप्लाई CT ओवर GT, ठीक है। अब आपका रो टोटल और ये कॉलम टोटल, RT किसे शो करता है, RT स्टैंड्स फॉर रो टोटल और CT स्टैंड्स फॉर कॉलम टोटल, ठीक है। और GT स्टैंड्स फॉर ग्रैंड टोटल, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। अगर ये आप आगे पीछे कर दें तो कोई इशू नहीं, होना तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब जो 215 है उसका RT कितना है और उसका CT कितना है और उसका GT कितना है। अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख लें। अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 215 का रो टोटल उसके बिल्कुल नीचे होगा, सॉरी रो टोटल उसके आगे होगा, कॉलम टोटल उसके नीचे होगा जी। 215 का रो टोटल कितना है, 350 और सॉरी रो टोटल इसका 600 है और इसका कॉलम टोटल कितना है 350। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
और फिर डिवाइड कितने पे करेंगे, ग्रैंड टोटल पे, जो कि 1000 है। ये करके प्रोसेस लिख लें। मैं यहाँ दर्ज कर देता हूँ। पहला है 600 मल्टीप्लाई, इसका कॉलम टोटल है 350 और फिर 1000, और इसका जवाब यहाँ पे आ जाएगा जो कि है 210। ठीक है, यही प्रोसेस बाकी वैल्यूज़ के साथ करना है। क्योंकि मैंने कंजस्टेड लिख ली हैं तो मैं ये प्रोसेस यहाँ बार बार नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लूँगा। मैं अपनी वैल्यू पे फिंगर रखूँगा, डाटा के ऊपर फिंगर रखूँगा, वैल्यू के ऊपर, और उसका रो टोटल और उसका कॉलम टोटल कैलकुलेटर पर ज़रब दे के जो जवाब है सीधा डिवीजन डिवाइड दबा के 1000 दबा दूँगा। आप भी ऐसा करें। दूसरी वैल्यू का टोटल कितना आ जाएगा करके, दूसरी वैल्यू का आ जाएगा 300, थर्ड वैल्यू का आ जाएगा 90। यही प्रोसेस करना है। और फिर आ जाएगा 140, चेक करते जाएं मैं सही लिख रहा हूँ। फिर आ जाएगा 200 और फिर आ जाएगा 60। अच्छा, ये एक वैल्यू या दो वैल्यू आप चेक कर दें और फिर आगे चलें, इसे छोड़ के आगे चलें। मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरी बात सुन लें पहले, फिर आप सॉल्व कर ही लेंगे ना, प्रोसेस तो सीख लें। ठीक है, ये वैल्यूज़ कैसे आई, सारी वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ थी इनके रो टोटल और कॉलम टोटल को ज़रब दी और फिर GT ग्रैंड टोटल से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। अब ये कॉलम हमें क्या कह रहा है, हीरा, ये कॉलम हमें कह रहा है कि OI उठाएं यहाँ से और उसमें से माइनस करें EI, और जो जवाब आए उसे स्केयर करें कैलकुलेटर पे एक्स स्केयर का बटन है ना, वो दबा देना है, और फिर जो जवाब आए उसे EI की वैल्यू से डिवाइड कर दें। हमने ये सारा प्रोसेस एक ही जो है सीक्वेंस में करना है, एक सीक्वेंस में करना है ये प्रोसेस। गॉट इट? कैसे करेंगे, हम अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे, इसको देखते रहेंगे। OI लिखेंगे 215, लिखें कैलकुलेटर पे, माइनस EI लिखेंगे 210, ये सॉल्व शुदा है, पड़ा हुआ हमारे पास, सॉल्व हो गया था। माइनस करने के बाद जवाब लेंगे और फिर स्केयर दबा देंगे, एक्स स्केयर दबाएंगे, और फिर यहीं ख़त्म नहीं करेंगे, फिर डिवाइड दबा के 210 दोबारा लिखेंगे। इसको भी नज़र रखेंगे, ये प्रोसेस कर रहे हैं हम, स्केयर ना मिस हो जाए, किसी की डिवीजन ना मिस हो जाए। ऐसा करने से जो वैल्यू आई वो आई, पहली वैल्यू 0.119, इसके बाद जो वैल्यू आई 2.083। अब करके देखें तो सही आ रही। फिर जो वैल्यू आई वो 10 आई, उसके बाद 0.179, उसके बाद जो वैल्यू आई वो आई 3.125, उसके बाद वैल्यू आई 15। ये चेक कर लें। अच्छा, हमारा फार्मूला कह रहा है कि ये जब चीज़ आ जाएगी तो इसका समीशन लेना है। आपको पता, दाएं तरफ से अगर देखें तो समीशन लास्ट पे आता है, तो अब इसका समीशन यहाँ पे लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी काई स्केयर की। यहाँ पे लिखेंगे काई स्केयर की वैल्यू कितनी आई, इनको टोटल करके ये आई 30.506। काई स्केयर का जवाब आ गया 30.506। अब इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर चुके हैं, इसे आप बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। जी जी जी, फार्मूला तो यही कह रहा है ना, तीसरे कॉलम में यही लिखा है ना, स्केयर करने के बाद है ना, स्केयर भी करना है। यहाँ पे हम काई स्केयर की वैल्यू लिख देते हैं जो कि है 30.506। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करने जा रहे हैं, हम क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करेंगे कि ये रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। इसकी क्रिटिकल रीजन क्या होती है, काई स्केयर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू काई स्केयर अल्फ़ा एट, कितना है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना है K-1 इंटू R-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम यही थी। अब इस काई स्केयर के नीचे कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, इस काई स्केयर के नीचे कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, ये वाली 30.506 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इस काई स्केयर के नीचे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और टेबल से देखेंगे, जैसे कि ये काई स्केयर लिखेंगे और हमारा अल्फ़ा लेवल कितना है 0.05 और K-1 कितना है, इस डाटा के कॉलम कितने थे, 3 कॉलम थे, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे, और रो कितनी थी इसकी
2 रो थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 30.506 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू काई स्क्वायर। 0.05 में देखेंगे किसको, यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, अब काई स्क्वायर का टेबल निकालें तो यहाँ पे 30.506 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू काई स्क्वायर का वैल्यू लिख देंगे, या फिर अभी आप इसे पहले मल्टीप्लाई कर लें। ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 2। अब हम 0.05 को 2 के खाने में देखेंगे और वैल्यू मिल जाएगी टेबल की, 30.506 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। जी टेबल देखना सीखते हैं जी। इसे टेबल में देखा, काई स्क्वायर के टेबल में 2 को 0.05 के खाने में देखा अल्फ़ा के, तो वैल्यू हमें मिल गई 5.99। क्योंकि अब यहाँ पे हम टेल तो बनाएंगे नहीं, तो आपको फैसला करना आना चाहिए। मैं आपको इसका आसान ट्रिक दूंगा। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, मेक अ डिसीजन। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप और देखेंगे क्या ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है, ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़ें। वो कह रहे हैं 30 ग्रेटर होता है 5 से। ये पॉइंट तो आप रहने ही देना, क्या वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। 30 बड़ा होता है 5 से, ऐसा ही है। और जब वो सही कहे तो रिजेक्ट कर देना, ठीक है। वो एक शायर कहता है, मजनू नज़र आती है लैला नज़र आता है, उलट चलना है, ठीक है। ज़माने का जो ट्रेंड है उसे उलट चलाना है। अगर ये स्टेटमेंट सच हो तो मेक अ डिसीजन में क्या लिखेंगे आप, रिजेक्ट एच नॉट। और अगर ये स्टेटमेंट सही हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो लिखा गया है वो सही हो, तो फिर रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, उलट करेंगे ना हम। और अगर वो स्टेटमेंट गलत हो, यानी वो कहे 5 बड़ा होता है 30 से, तो वो झूठ बोल रहा है ना, तो फिर एक्सेप्ट करेंगे। इसे हम कहते हैं कमिटिंग द टाइप 1 एरर। क्या करना होता है, अच्छा, हमने जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो हमने हमेशा टाइप 1 एरर करना होता है। अब ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद आप इंटरप्रेट कर सकते हैं टेस्ट रिजल्ट, our calculated value greater than our table value, so we reject एच नॉट। अगर ग्रेटर हो जाए तो रिजेक्ट, अगर ग्रेटर ना हो तो एक्सेप्ट, ठीक है। ये इसकी क्रिटिकल रीजन है। अब हम दोबारा से वो सीखते हैं कि टाइप 1 एरर कब होगा, टाइप 2 एरर क्या होगा। आपको ये एक मैं छोटी सी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, इससे आपको MCQs में आसानी होगी। इसके बड़े MCQs बनते हैं टाइप 1 एरर के रेलिवेंट और टाइप 2 एरर के रेलिवेंट। आपने जब भी कोई MCQ सॉल्व करना है इसके रेलिवेंट, तो आपने जो मैं स्टेटमेंट अभी लिखवाने जा रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को अपने जहन में करके फिर सोचना है MCQs के बारे में और कॉमन सेंस यूज़ करनी है। गॉट इट। अब टाइप 1 एरर की डेफिनेशन लिखें। क्वेश्चन यहीं तक था, ये ख़त्म हो गया। अब हम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर की डेफिनेशन सीख रहे हैं। टाइप 1 एरर को ऐसे लिखते हैं, टाइप 2 एरर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रिसर्चर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर है। रिसर्चर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। टाइप 2 एरर में क्या होगा, रिसर्चर एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। ये टाइप 2 एरर होगा। सबसे पहले टाइप 1 एरर में मैंने रिजेक्ट की स्टेटमेंट कही और साथ में ट्रू कहा, रिजेक्ट ट्रू, यानी कि जब ट्रू होगा, जब बात सच्ची थी, हमने रिजेक्ट कर दिया। ये क्या है, कमिटिंग द टाइप 1 एरर। और दूसरे में मैंने क्या कहा, दूसरे में मैंने एक्सेप्ट का और साथ में फॉल्स का। ये टाइप 2 एरर है। अब ये टाइप 2 एरर क्यों है और वो टाइप 1 एरर क्यों है, आप ज़रा सोचें। जब मैं कहता हूँ टाइप 1 एरर में रिसर्चर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू, एक बंदा दुरुस्त है, सही है, और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये कितनी गलतियाँ हुई, ये गलती हुई। अच्छा, एक बंदा गलत है, एक तो वो गलत चुना आपने, दूसरा आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ये टाइप 2 एरर है। 2 गलतियां। आपने गलत को कबूल किया, कबूल करना है गलती, और ये गलत को का चुनाव, ये 2 गलतियां। ये आपकी आसानी के लिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है।